हज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़्फ़े खां अॻु में मूं अव्हांखे ॿुधायो त अॼु लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो आहे PTI जे 43 मेंबरनि जे हवाले सां उन्हनि जे जेको क़ौमी असम्बली जी सीट तां डीनोटिफाई कयो वियो उन जो डीनोटिफाई वारो नोटिफिकेशन खे मुअतल कयो वियो आहे ऐं सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी KPK ऐं पंजाब असम्बली जे चूंडनि जो ऐलान जी हिदायत कई आहे। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहतरमा उज़मा रियाज़ साहिबा PTI जी मेंबर आहिनि, क़ौमी असम्बली जी हिन वक़्त ताईं अॻूणी मेंबर आहिनि ऐं मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं असांखे जॉइन कंदो जनाब तैमूर टालपुर साहिबा। उज़मा रियाज़ साहिबा प्रोग्राम में खुश आमदीद। उज़मा साहिबा मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? उज़मा साहब आप मुझे सुन पा रही हैं मेरी आवाज़? जी 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 जी। अच्छा उज़मा साहबा ये बताइए कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है PTI कैसे देख रही है इस फैसले को और जो दीगर मेंबर हैं उनके लिए भी कोर्ट में जाएंगी आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमने इस्तीफे दिए उस वक्त कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन जब PDM की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि जी हमें इन इस्तीफों पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, वो इसलिए कि जब तक हर मेंबर हमारे पास आके इस्तीफे की तस्दीक नहीं करेगा तब तक हम इस्तीफे कबूल नहीं कर सकते। और राजा परवेज अशरफ साहब ने ये भी फरमाया था कि मैं आइन और कानून के अगेंस्ट जाके ये इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता। तो 9 महीने तक आपको पता है 8-9 महीने तक ये मामला अटका रहा और फिर जिस PTI ने ये सोचा कि जी हमको वापस जाना चाहिए और पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, तो ये इन लोगों ने हमारे इस्तीफों को एकदम कबूल करना शुरू कर दिया है, जिसमें शुरू में पहले इन्होंने 13 मेंबर्स को जब डीनोटिफाई किया था और उसमें खान साहब ने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम सीटें विन की, तो उसके बाद PDM थोड़ी सी चौंक गई थी कि इस वक्त इंतखाबात कराने का मतलब ये है कि खान साहब को मेजॉरिटी में वापस असम्बली में लेकर आना। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जी उसके बाद 35 लोगों के इस्तीफे एक्सेप्ट किए, फिर 35 लोगों के इस्तीफे एक्सेप्ट किए और हमने जब ये बात की कि हमने वापस आना है तो इन्होंने हमारे इस्तीफे इसी जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। जो हमारे 43 मेंबर्स रहते थे उन्होंने पिटीशन डाली और उसके बाद आज हाई कोर्ट ने हमारी सारे दलाइल सुनते हुए हमें दोबारा से बहाल कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त तमाम कौम और तमाम पाकिस्तानी अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं हक बात के लिए और इंसाफ के लिए। तो आज जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इंतहाई एक खुशाइन फैसला था। लोगों ने इसको बड़े अच्छे दिल से एक्सेप्ट भी किया और उम्मीद ये की जाती है क्योंकि ये 43 मेंबर्स ने इस्तीफे से पहले अपना एप्लीकेशन स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दी थी कि हम अपने इस्तीफे विड्रॉ करना चाह रहे हैं और हम दोबारा से पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस दिन जब पता उन्हें चला कि जी PTI के 43 मेंबर्स आ रहे हैं तो उन्होंने नेशनल असेंबली को बंद कर दिया। और जब हमने कोशिश की कि हम उनके घर तक रसाई हासिल कर सकें तो बीच में पुलिस ने हमें उनके घर तक रसाई नहीं दी और फिर जब हम इलेक्शन कमीशन गए तो वहां पे भी पुलिस का पैरा मौजूद था, लेकिन हमारे 2 मेंबर्स आमिर डोगर साहब और रियाज फतेहाना साहब इलेक्शन कमीशन गए। उन्होंने वहां पे जाके अपनी बात पहुंचाई कि जी हम अपने इस्तीफे विड्रॉ कर रहे हैं और अगर आपकी तरफ आप स्पीकर की तरफ से अगर कोई इस किस्म का आपको मिलता है तो आप उसको उस नोटिफिकेशन को कबूल करते हुए हमें डीनोटिफाई नहीं कीजिएगा। लेकिन पता नहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या प्रेशर था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात सुनने के बावजूद दोबारा से हमें डीनोटिफाई कर दिया, जिसकी वजह से हमें लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा और आज लाहौर हाई कोर्ट ने बेहतरीन फैसला जो है वो दिया। अच्छा लेकिन उज़मा रियाज़ साहिबा ये जो हमारे आईनी माहिर हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये फैसला सिंगल बेंच ने दिया है, अब ये फैसला जब तक लार्जर बेंच नहीं देती तो ये फैसला चैलेंजेबल है और हुकूमत जो है इसको चैलेंज करेगी फिर लार्जेस्ट बेंच में और फिर लार्जेस्ट बेंच का जो फैसला होगा उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, उस दौरान स्टे मिल सकता है। तो ये मामला जो है और खींचातानी करेगा और फिर इसमें टाइम डिले किया जाएगा। तो जब ड्यूरिंग टाइम डिले PTI ने क्या हिकमत अमली अख्तियार की हुई है, ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा, तो उस दौरान आप अपनी सियासत को कैसे मुतहरिक करेंगे?
देखें जी, अभी तो हमें लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है और इस वक्त हम दोबारा से मेंबर नेशनल असेंबली नहीं हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ठीक है जी, उन्होंने जो अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन और उसकी जाहिर है जो जब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम भी उसका जवाब इंशाल्लाह ताला आईनी और कानूनी तौर पे उनको देंगे। तो लेकिन वो बात की बातें हम देखते हैं कि वो क्या पिटीशन डालते हैं, वो क्या बात करते हैं, उसके बाद जो भी वो जी कानूनी और आईनी जंग हम लड़ेंगे बिल्कुल। और हम अभी तक कानूनी और आईनी ही जंग लड़ रहे हैं और हर काम और हर चीज हम कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पीडीएम की इस वक्त नीयत के अंदर सिर्फ फतूर नजर आता है और बदनीयती नजर आती है। उनकी वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो बात कुछ करते हैं और करते कुछ है। तो मुझे उम्मीद लेकिन मुझे अपनी अदालतों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो हक और सच का साथ देते हुए इसी तरह से हक के फैसले करेंगे। अच्छा उज़्मा साहिबा, ये आपने 2 अपनी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी और फिर कौमी असम्बली में आपने ऐलान किया था, अब आपको कहीं एहसास हो रहा है कि आपने बड़ा जज्बाती फैसला किया है 2 असम्बलियाँ को खोने के बाद भी? आपकी जो मतलब टारगेट था कि अली इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहा है कहीं कोई जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस चीज के आप लोग भी गवाह हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने, इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने, बाकी सबने ये बात भी की थी, कैटेगोरिकली ये बात की थी और मीडिया के सामने भी ये बात की थी कि अगर खान साहब अपनी सूबाई दोनों हुकूमतें खत्म करते हैं तो हम कौमी असम्बली भी खत्म करते हुए जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। और ये बार बार इस बात को दोहराया भी जाता रहा था। तो खान साहब ने जी एक जाहिर है, खान साहब ये भी देख रहे थे कि इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर हमारे 122 मेंबर्स नहीं हैं, ऑलमोस्ट 60% असेंबली खाली थी, यानी कि पाकिस्तान के 60% आबादी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबली में मौजूद नहीं थे। तो जाहिर है खान साहब को इस चीज का भी था कि हम अर्ली इलेक्शंस कराएं और ये अवाम जिसको भी इलेक्ट करे उसको दोबारा से असेंबली के अंदर बैठना चाहिए। इसलिए खान साहब ने जी अपनी पंजाब की और केपीके की असेंबली रिजॉल्व की, लेकिन आप देख लें कि पीडीएम की हुकूमत अपनी बात से मुकर गई और दोबारा से उन्होंने ये काम किया। उनकी इन तमाम फैसलों के अंदर सिर्फ बदनीयती के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उज़्मा साहब, अली इलेक्शन तो क्या, अब तो हमें जो कौमी असेंबली का टेन्योर है वो भी ये इतला ये आ रही है कि हुकूमत ये सोच रही है कि उसको भी एक्सटेंड किया जाए। 90 डेज में इलेक्शन होने हैं 2 सूबाई असेंबलियों के लिए, अगर वो नहीं होते, कहीं पे डिले जो अब तक ऐलान नहीं हुआ, क्या हिकमत अमली अख्तियार की है तहरीक इंसाफ ने? फिर कहाँ आप ये तमाम तर मामला जो है ये उठाएंगे? देखिए जी, अभी तक मामला ये है कि अगर दोनों सूबों के अंदर अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो आपको पता है कि आर्टिकल 6 भी लग सकता है। और इनके इस चीज को लेते हुए मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम की हुकूमत को जल्द से जल्द इलेक्शंस कराने भी चाहिए, क्योंकि देख लीजिए कि अभी 2 सूबे बगैर हुकूमतों के जाहिर उनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से जी कौमी असम्बली के अंदर भी आपकी 60% अगर नशिस्तें खाली हैं तो आप फिर किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कौन सी हुकूमत चला रहे हैं, आप पाकिस्तान का क्या काम कर सकते हैं। बात यह है कि इस वक्त पीटीएम की हुकूमत ने आके आप देख लीजिए कि माशी तौर पे किस कदर बदतरी के हालात पाकिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं। इसी तरह से टेररिज्म को देखिए कि जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज होती जा रही है, इससे पता चल रहा है कि जी इस वक्त पीटीएम की हुकूमत नालायक नाअहल होने के साथ साथ इंतहाई पाकिस्तान के लिए एक अजाब की तरह हुकूमत मुसल्लत हुई भी है। और इसी नालायक और नाअहल हुकूमत को खत्म करने के लिए खान साहब की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। अच्छा उज़्मा साहब, हमने देखा कि जब एपीसी का मामला हुआ और आपने भी दहशतगर्दी का जिक्र किया, तो उसके बाद उस वक्त की आप अपोजिशन में थे लेकिन आप हुकूमत के साथ बैठे, क्योंकि एक मुल्क की मफाद का मामला था, स्टेट का मामला था, अवाम का मामला था और एक इंसानियत का मामला भी था कि दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों के ऊपर हमला किया और अब मस्जिद को टारगेट किया गया, 100 से ज़ायद हमें शहीद दिए गए, नमाजी शहीद हुए।
आप नहीं समझती कि सियासत को कुछ टाइम के लिए साइड में रख के दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए और वहां से ही कोई हल निकालना चाहिए? हेलो जी जी उस्मा साहब, मेरी आवाज देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारे 2013 के इलेक्शन के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके के अंदर आई थी तो इंतहाई नामुनासिब हालात भी थे और दहशतगर्दी भी अरूज के ऊपर थी। और उन नामुनासिब हालात के होने के बावजूद जिस तरह से केपीके की गवर्नमेंट ने पीटीआई की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी पे काबू पाया और उस किस्म की प्लान और सब कुछ थे, जिससे आज आपको पता है कि हुकूमत केपीके के अंदर उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते हुए 2018 के अंदर भी पीटीआई ने केपीके के अंदर क्लीन स्वीप किया। और इसका दहशतगर्दी का जब ये 2018 के इलेक्शन के बाद अभी आप देखिए 3-4 साल गुजरने के बाद और ये पीडीएम की हुकूमत आई है, इन 8-9 महीने के अंदर हमारे जितने भी केपीके के जो लोग थे, जो मेंबर्स नेशनल असेंबली थे, जो एमएनए थे, एमपीए थे, उन्होंने इस बात का बरहा इजहार किया कि भाई केपीके के अंदर दहशतगर्दी दोबारा से आ रही है और इसके ऊपर वफाक को सीरियसली देखना भी चाहिए कि जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग हुई है वो क्यों खत्म हो रही है, उसको क्यों काटा जा रहा है और लोग क्यों बॉर्डर को इजीली क्रॉस करते जा रहे हैं और क्यों समाज के अंदर दोबारा से वही लोग आ रहे हैं। इस चीज का इजहार तो ये 12 कर चुके थे इन 9 महीनों के अंदर, लेकिन आप देखें कि फिर वही दहशतगर्दी का जो वाकया है वो इस्लामाबाद में भी होने लगा और फिर वो हमारे जवान और वो हमारे कांस्टेबल जो शहीद हुए, जिन्होंने एक बेइंतहा जो एक कहते हैं ना कि लार्जर उसके ऊपर जो दहशतगर्दी होनी थी, उन हमारे कांस्टेबल उन पुलिस के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके उस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। लेकिन उसके बावजूद हमने वफाकी हुकूमत को सीरियसली नहीं देखा कि वो सीरियसली इस चीज को लेकर चलें और फिर पेशावर के अंदर ये धमाका हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दी को कम करने में और पाकिस्तान के माशी हालात को ठीक करने के बजाय और बुरे हालात के अंदर लेकर जा रही है और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की माशी हालात खराब हो रहे हैं बल्कि दहशतगर्दी ने भी सर उठा ली है। तो इन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और जो अवाम जिस भी पार्टी को इलेक्ट करे वो आए, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आए और गवर्नमेंट चलाए। बहुत शुक्रिया उस्मा रियाज साहिबा, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया, अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़री प्रोग्राम में वठूं था हिते साई खां पोइ जे रहींदासीं त असां लाहौर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले बाबति क़ानूनी नुक़्ते नज़र मालूम कंदासीं त लाहौर हाई कोर्ट जेको अॼु वारो फ़ैसिलो आहे, छा उन खां पोइ पीटीआई जे 43 मेंबरनि जी मेंबरशिप जेका आहे उहा क़ौमी असेंबली में बहाल थी वई आहे या अञा कुझु स्टेप आहिनि उन खां पोइ इहा मेंबरशिप बहाल थींदी? इलेक्शन कमीशन इन हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो ॾेई सघे थो पियो? हीअ सिंगल बैच जो फ़ैसिलो हुयो, इहो किथे किथे चैलेंज थी थो सघे? ऐं अगरि केपीके पंजाब असेंबली में 90 ॾींहं जेको हिकिड़ो आइनी मुद्दो आहे त उन में उहे चूंडूं थियणियूं आहिनि, अगरि उहे चूंडूं नथियूं थियनि त पोइ आइन में कहिड़ी गुंजाइश आहे? छा इहे डिले थी सघनि थियूं पियूं या इन डिले थियण जो को जवाज़ कोन्हे? अॼु सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी इन ॿिनि सूबाई असेंबलियुनि जे चूंडनि बाबति हिदायत जारी कई आहे। इन ख़त जी केतिरी अहमियत आहे हिते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियां वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। लाहौर हाई कोर्ट 43 मेंबरनि जी डीनोटिफाई वारो नोटिफिकेशन मुअत्तल कंदे हुकुम ॾिनो आहे त ईंदड़ जेके ज़मीनी चूंडनि वारो मामिलो आहे उहो पिणु रोकियो वञे। पीटीआई आसफतियाना अली ज़फ़र नाले वारो वकील आहे, बैरिस्टर आहे, उन चैलेंज कयो इन फ़ैसिले खे। अॼु लाहौर हाई कोर्ट उन फ़ैसिलो ॾिनो आहे 43 डीनोटिफाई के थियल मेंबरनि उन्हनि जी मेंबरशिप बहाल कई वञे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं त लाहौर हाई कोर्ट जो हीउ जेको फ़ैसिलो आहे, छा इन खां पोइ सम्झो वञे त इहे हाणे ॿीहर क़ौमी असेंबली जा मेंबर सम्झा वेंदा या अञा प्रोसेस आहे इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन नथो निकिरे तेसि ताईं इन्हनि खे अञा ताईं क़ौमी असेंबली जो तस्लीम कयो वेंदो? ऐं ॿियो
त अगर 90 ॾींहं में जेको आइनी तरीक़ेकार आहे त KPK पंजाब असेंबली में चूंडूं लाज़मी थियणियूं आहिनि, अगर 90 ॾींहं में चूंडूं न थियूं त पोइ आइन छा थो चवे, इन बाबति तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी जनाब कमर दिलशाद साहब। कमर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जनाब कमर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये कि नोटिफिकेशन मुअत्तल, क्या अब ये समझा जाए कि ये 43 मेंबर्स अब कौमी असेंबली के मेंबर बन चुके हैं? नहीं, दरअसल बात ये कि लाहौर हाई कोर्ट का ये सिंगल बेंच का फैसला है। अच्छा। सबसे बड़ी अहम बात ये कि आर्टिकल 95 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है जी। कि ये होता है कि असली कार्रवाई जो है वो कोई अदालतें में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये स्पीकर कौमी असम्बली रूलिंग है और स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग किसी अदालत में नहीं की जा सकती। ये आइन का आर्टिकल 66 भी है। अच्छा। इसमें नंबर 2 दूसरी बात यह है कि ये सिंगल बेंच का फैसला है तो हुकूमत लाजमी बात इसको इंटर कोर्ट में जाएगी जी, और वहाँ पर लार्जर बेंच होगा, वहाँ फैसला किया जाएगा, वहाँ गौर खोज किया जाएगा कि आया हाई कोर्ट या अदालतें जो हैं वो अपना असेंबली की रूलिंग के बारे में कोई फैसला देने की मिजाज है कि नहीं। लेटेस्ट राय के मुताबिक जब ये लार्जर बेंच में केस जाएगा तो लार्जर बेंच जो है कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साबका तमाम जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए इस पर नजरसानी करेगा। ये मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो डिनोटिफाई किया है वो असेंबली की रूलिंग जो बाकायदा उन्होंने कबूल कर ली है, एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास तो सिर्फ एक रास्ता था डिनोटिफाई करने का जी। तो यहाँ पर अगर कोई असेंबली की किसी रूलिंग पर या जजमेंट पर किसी ऑर्डर पर चैलेंज, खबर साहब अगर आप कह रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता तो फिर हमने तो देखा में तो ये मामला हुआ था कि उस वक्त के जो स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर उनकी तो रूलिंग, पंजाब असेंबली के जो स्पीकर थे उनकी भी रूलिंग चैलेंज हुई है। बात यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला ये था कि असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर थे या क्या मकाम स्पीकर थे उन्होंने जब तहरीक आदेश हो जाए जी तो उस वक्त जो है वो स्पीकर किसी किस्म की भी रूलिंग देने नहीं है, ये आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। जहाँ तक दोस्त नजर आर्टिकल 63(1) में ये आ गया था, रूलिंग आ गई, जजमेंट आगे पास हो सकते हैं, काउंट नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आ चुकी है। सूबाई असेंबली स्पीकर जो थे उसकी वो रूलिंग को कारगर, तो ये बात इस तरह से है। ये तो मामला आसान है। आर्टिकल 64 के तहत स्पीकर जो है वो असेंबली में उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। बात कि मैं भी समझना चाहता हूँ और हमारे नाज़रीन भी समझना चाहते हैं, आपका ओपिनियन ये है क्योंकि ये हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है इसलिए जो है वो आमद नहीं होगा इस पे या इसकी कानूनी वो हैसियत नहीं है जो लार्जेस्ट बेंच की होनी, ये कह रहे हैं सर? लार्जर बेंच में जाएगा नहीं तो हर सिंगल बेंच का फैसला होता है तो लार्जर कहता है केस रेफर किया जाता है तो मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत जो है इसको लार्जर बेंच। अच्छा, अगर वफाकी हुकूमत नहीं जाती तो फिर इस वक्त क्या स्टेटस है? फैसला चैलेंज नहीं हुआ जब इस वक्त हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त उन 43 में स्टेटस होगा सर? फिर ठीक है, अगर हुकूमत लार्जर बेंच में नहीं जाती या अपील इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा। के नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ये मेंबरान है 43 उनकी मेंबरशिप बहाल नहीं समझी जाए। वो तो इलेक्शन का बंद है ना हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। तो जिस तरह हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो तफसीली फैसला सब देख लेगा कि इलेक्शन कमीशन ने इसको वापस लेना है या स्पीकर को वापस। बड़ा आसान तरीका है, वो डायरेक्ट रेफर कर दे स्पीकर को असेंबली को हाई कोर्ट जाने। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिर आपकी नजर में आपको क्या लगता है ये मामला कोर्टों में अटका रहेगा या आप समझ रहे हैं कि कोई और हल भी है इसका? ये हुकूमत की सवाल थी तो वो कहाँ तक जाती है। अच्छा, हुकूमत अगर उस पर अपील करती है या कोर्ट में जाती है तो फिर ये फैसला जो तवील हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बाद में जाएगा, फिर लार्जर बेंच की तरफ जाएगा, फिर लार्जर बेंच
फिर आपको लार्जर बेंच में जाए। अच्छा सर, जब फिर वो लार्जेस्ट बेंच बने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, तो फिलहाल ये समझा जाए कि उस वाला प्रोसेस है वो कम से कम अब आपको नहीं होते हुए नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान जो 43 कौमी असेंबली के मेंबरान के जो इस्तीफे कबूल तो अभी नहीं किया था, तो 19 वो तो गालिबन 19 फरवरी को करना था, लेकिन वो 33 जो कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर है उस पर उन्होंने किया था, इस पर नहीं किया। अच्छा कौन साहब, अब ये जरा बताइए कि हमने देखा है कि दो मुल्क की दो सूबाएं हो चुकी हैं और आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, अभी तक ऐलान है, तो क्या कोई रास्ता कि जहां डिले करने का कुछ हो कि ना 90 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि उसको डिले कर सकते? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है, वो गवर्नर देगा, वो गवर्नर की सवाल पर है, इलेक्शन कमीशन तो गापुर चलेगा। तो सर ये पंजाब का गवर्नर साहब तो ये कह रहा है कि क्योंकि नहीं किए थे, वो असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई थी, इसलिए मैं जवाब नहीं है तारीख दूं, आईनी तौर पे मुझ पे अब ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं आती कि मैं तारीख भी नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे रही। सर इसका तो इलेक्शन पाकिस्तान कल गालिबन जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग तलब की है उसे हमें क्या करना चाहिए, तो कल मेरे ख्याल में बड़ा अहम फैसला आ जाएगा इलेक्शन की तरफ से। तो सर आपको लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन होते हुए नजर आ इलेक्शन कमीशन इसको डिले कर सकती है? इलेक्शन कमीशन डिले नहीं कर तो देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला या मशावरत कर लेंगे, मशावरत करने के बाद तो या तारीख दे। आर्टिकल 105 में गवर्नर को सारे इख्तियार दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने बड़ा पे हमें आगाह किया कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट जो फैसलो आयो हुओ उन खां पोइ पंजाब जी सूबाई असेंबलियुनि बाबति जेका चूंड थियणी आहे उन में 90 ॾींहं जो आइनी हिकु प्रोसेस आहे उहो हिन वक़्त ताईं अञा ऐलान न थी सघियो आहे। जनाब आरिफ अलवी इन हवाले सां चीफ इलेक्शन कमीशन के खत लिखियो वई आहे त तव्हां तारीख़ जो ऐलान कयो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इलेक्शन कमीशन बाबति कॾहिं फ़ैसिलो थी ॾिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पचे। असद मोहम्मद खे ॾींदा इजाज़त।